नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम थर्ड मॉडल पेपर कर रहे हैं। कक्षा अपना 8th है और सामाजिक विज्ञान आपका समय होगा वो 2.5 घंटे होगा। पूर्णांक आपका 80 होगा। कुछ आपके लिए निर्देश दिए हुए होंगे जिसको हमने पहले और दूसरे मॉडल पेपर में देख लिया है। 19 नंबर का अपना जो प्रश्न होगा वो मानचित्र वाला होगा। प्रश्न संख्या 20, 21, 22 और 23 में आंतरिक विकल्प होंगे। वो हम आगे बात करेंगे कि आंतरिक विकल्प का मतलब क्या होता है, उसको कैसे हल हमें करना है। तो खंड ए को सबसे पहले हल करेंगे अपन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 से 6 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है आपको। खुश नसीबी का कारण क्या है? हास्य क्या है? बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखने वाले, बहुत खुश रहने वाले, खुश नक्काशी करने वाले, इनमें से आपको उत्तर का चयन करना है। तो इनमें से हम अपना उत्तर चयन करेंगे। बहुत सुंदर ढंग से लिखने वाले होते हैं, उन्हें खुश नवीसी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, किसकी शक्ति को बढ़ते हुए रोकने के लिए? मराठों की। राजपूत राजाओं को डर था कि मराठा जो अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। तो भीलवाड़ा में हुरडा नामक जगह पे, जिला भीलवाड़ा का हुरडा नामक जगह थी, वहां पे एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे हुरडा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको उत्तर बताना है कि वो तारीख कौन सी थी, वो साल कौन सी थी। तो 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक जगह पे भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया गया था। किसकी शक्ति को कम करने के लिए? मराठों की शक्ति को, या मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए। जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें से आप कौन से कारक मानते हो? भौगोलिक कारक मानते हो, आर्थिक कारक, या सामाजिक कारक, या उपयुक्त सभी कारक होते हैं? तो भौगोलिक कारक, जनसंख्या भौगोलिक कारकों से भी प्रभावित होती है, आर्थिक कारकों से भी होती है, सामाजिक कारकों से भी होती है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? तो मेट्रो राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रही है। तो मेट्रो का विकास है वो जयपुर जिले में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी। वो साल आपको बतानी है कि कौन सी साल थी। तो 2 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। ग्रामीण गौरव पथ का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गौरव पथ बनाए जा रहे हैं गाँव में। आपने भी देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि एक बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है ग्रामीण गौरव पथ। तो इन सड़कों का उद्देश्य क्या है? ये सड़क क्यों बनाई जाती है? वो बोर्ड लगाया होता है तो आपके मन में आता होगा। तो इसका कारण है वो है ग्रामीण सड़कों को, गाँव की जो सड़क हैं उनको मेगा हाईवे से जोड़ना। बैखंड होगा अपने, और बैखंड में इस तरीके से प्रश्न अपने है मिलान वाला। बंगाल का विभाजन किसने किया था? वायसराय करजन ने। खोड क्या है? एक जनजाति है जो कहाँ है? उड़ीसा में है। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि जो शिक्षा है बच्चों को वो प्राकृतिक परिवेश में देनी चाहिए। तो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा के ये समर्थक थे। और वीर संगिलम पतलू का संबंध है, ये है, अब एक ही बच्चा है अपने पास ऑप्शन, विधवा विवाह समर्थन से। जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं उनका विवाह होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था, यानी विधवा विवाह के समर्थक थे ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है। आपको पता है कि सरकार 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। सरकार के 3 भाग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानूनों को बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, और न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करती है। और अगर वैध और अवैध हों तो उनको अवैध या वैध ठहराने का काम भी न्यायपालिका करती है। कार्यपालिका, अब कार्यपालिका के बारे में पूछा गया है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष जो संस्था है वह जिला परिषद। पंचायती राज आपको पता है
सबसे ऊपर जिला परिषद, उससे नीचे पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, उससे नीचे ग्राम स्तर ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर होते हैं पंचायती राज के। तो सबसे नीचे का स्तर पूछा जाए तो ग्राम पंचायत, बीच का मध्यम स्तर पूछा जाए तो ब्लॉक स्तर, जहां बीडीओ बैठता है सरकार द्वारा चयनित अधिकारी, ब्लॉक स्तर, और जिला परिषद जो कि सर्वोच्च स्तर। समय और प्रौद्योगिकी। समय यानी समय, टाइम, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। भारत में लगभग 8% आबादी है वो आदिवासियों की है। कितनी प्रतिशत? 8%। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा जनजातीय समूह रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। यानी ये ऐसे महाद्वीप हैं जिनमें जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है। तो ये विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप हैं, एशिया और अफ्रीका। खंड 6 में हम प्रश्न करेंगे अब लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसके मार्क्स इस प्रकार से आपके सामने होंगे। बक्सर की लड़ाई में बंगाल के किस नवाब को पराजित किया था? तो बक्सर की लड़ाई में नवाब को किसने पराजित किया था? मीर कासिम। बिरसा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? बिरसा मुंडा। ये कहाँ चल रहा था ये आंदोलन और इसका उद्देश्य क्या था? तो बिरसा आंदोलन का उद्देश्य था वो था बच्चों आदिवासी समाज में सुधार लाना। पॉइंट लगाएंगे, स्टार बनाएंगे और इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे कि आदिवासी समाज में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और उस समय जो दिकाओं की जो जनजातीय क्षेत्र थे उससे बाहर करना। देसी स्कूलों में शिक्षा की 2 विशेषताएं बतानी है। देसी स्कूल, उनमें शिक्षा की कौन सी विशेषताएं थी? तो उनमें बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, सालाना परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। अंगारिया कौन होते थे? तो अंगारिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय होता था और ये लोग लोहा गलाने की कला में निपुण होते थे। अंगारिया समुदाय के लोग, अंगारिया कौन होते थे? लोहा बनाने वाले लोगों का समुदाय। दीवान बनने के बाद कंपनी की क्या कोशिश थी? बंगाल जब कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में आ गया तो उनकी क्या कोशिश रही? तो कंपनी की कोशिश थी, ब्रिटिश कंपनी या कंपनी का मतलब ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी की वह कोशिश थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करे तथा कम से कम कीमत पर सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। ये ब्रिटिश कंपनी की कोशिश रहती थी, क्योंकि भारत में सबसे पहले ब्रिटिश शासन कंपनी के रूप में ही आया था। कंपनी व्यापार के लिए आई थी भारत में, यह आपने पढ़ा होगा इतिहास में। और वो कंपनी किस तरीके से धीरे धीरे भारत के पहले बंगाल पर अपना शासन किया, बंगाल से पूरे भारत पे अपना अधिकार जमा लिया, ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। ये हमने अपनी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ा है। खनन किसे कहते हैं? और खनिजों को निकालने की 2 विधियां बतानी है। खनन पृथ्वी की सतह के अंदर दबी खनिजों को बाहर निकालने के लिए पृथ्वी की सतह के अंदर जो परतें होती हैं उनके अंदर खनिज दबे होते हैं और उन खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे खनन कहते हैं। खनिज निकालने की 2 विधियां हैं, एक तो विवर्ती खनन और एक होता है कूप खनन। तो विवर्ती खनन कौन सा होता है? जो खनन होता है उसकी हमें विशेषता लिखेंगे कि ये खनिज बहुत कम गहराई में होती है, ऊपर की जो परत हटा देते हैं तो ये खनिज निकल आते हैं। कूप की खनन के लिए एक गहरा कुआं खोदा जाता है। ये अत्यधिक गहराई में खनिज होते हैं और इनको निकालने के लिए कुएं टाइप खान सी बनाई जाती है, फिर उन खनिजों को निकाला जाता है, तो उसे कहते हैं कूप की खनन। रोपण कृषि के बारे में आप क्या समझते हैं कि नहीं 2 देशों में रोपण कृषि का उदाहरण देना है? तो एक बड़े भूभाग पे कोई एक फसल की खेती करना, सिर्फ एक विशेष फसल की खेती करना रोपण कृषि कहलाती है। बड़ा भूभाग हो और एक विशेष खेती हो, उसे कहते हैं रोपण कृषि। और रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है। खाद्यान्न फसलें, वाणिज्य फसलें, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो खाद्यान्न फसलें जो खाने के काम आती हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, और वाणिज्यिक फसलें
जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। इस कृषि में बड़े पैमाने पर श्रमिक लगाए जाते हैं और पूंजी की भी आवश्यकता ज्यादा होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण भी खेती के नजदीक ही हो, ऐसा भी इनमें देखा जाता है। और कारखाने जैसे रबड़ की कृषि है। रबड़ की कृषि कहाँ की जाती है? जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में रबड़ की खेती की जाती है। और जैसे उदाहरण ले हम, मलेशिया में रबड़ की खेती और ब्राजील में कव्वा की रोपण कृषि। मलेशिया में रबड़ और ब्राजील में कव्वा उगाया जाता है, तो उसे कहते हैं रोपण कृषि। ये दो देशों के उदाहरण देने हैं। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ, समझाइए। कपास उद्योग के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां मुंबई में थी जिसके कारण सबसे अधिक जो उद्योग लगे सूती वस्त्रों के, वो भी मुंबई के आसपास ही लगे। तो कपास कैसी मिट्टी में पैदा होता है? काली मिट्टी में। भारत में काली मिट्टी वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में। तो मुंबई के आसपास काली मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ कपास उद्योग बड़े स्तर पे विकसित हुआ। पहली जो सफल पंजीकृत वस्त्र थी वो भी मील वस्त्र थी, वो भी मुंबई में ही स्थापित की गई थी। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित हुआ, तो इसके कारण थे कि मुंबई का बंदरगाह के नजदीक होना, कच्चे माल की, जो कि काली मिट्टी में कपास उत्पन्न हो गया, तो कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता होना, कुशल मजदूर, पढ़े लिखे और जिनके पास एक कौशलता हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, उसे कहते हैं कुशल मजदूर। तो कुशल मजदूर आसानी से उपलब्ध होना, मुंबई का समुद्री मार्गों से जुड़ा होना, क्योंकि इस मुंबई अरब सागर के तट पे है, तो वहां से अन्य देशों को माल भेजना भी आसान हो जाता है। परिवहन के साधनों की उपलब्धता, ये सब परिस्थितियां मुंबई के पास थी, इसलिए जो वस्त्र उद्योग था वो मुंबई में ही, कपास उद्योग था वो मुंबई में तेजी से विकसित हुआ। कपड़ा उद्योग भी मुंबई में ही विकसित हुआ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली किन्हीं दो योजनाओं का नाम लिखना है। तो महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसके लिए है? आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि बेटी पढ़ाओ सशक्तिकरण से संबंधित है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण से योजना है संबंधित जो योजना है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वावलंबन योजना। इस तरीके से अपनी कॉपी को आप शानदार तरीके से लिखें, पॉइंट लिखें, स्टार बनाएं, सुंदर सी राइटिंग में लिखें। आपके नंबर मार्क्स हैं वो एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, क्योंकि वो आपकी राइटिंग से, आपके लिखने के तरीके से इतना प्रभावित होगा कि पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को ही क्यों कहा जाता है बच्चों? तो वस्त्र नगरी का कारण है कि वहां बड़े स्तर पे सूती वस्त्र बनते हैं, क्योंकि वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का सबसे प्रमुख वस्त्र उद्योग है, और इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटेन का एक शहर है जहां सूती वस्त्र बड़े स्तर पे बनते थे। वो भारत में कपड़े आते थे तो उस पर मार्का लगा होता था मैनचेस्टर का। तो मैनचेस्टर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप में यानी ब्रिटेन में, वैसे ही राजस्थान में वस्त्र नगरी यानी मैनचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। तो ये मेरे साथ ही आपको याद हो गया है, वो मुझे ध्यान है, पूरा विश्वास है कि आपको मेरे साथ साथ ही याद हो रहा है। लोहागढ़ दुर्ग की विशेषता लिखनी है अपन को। लोहागढ़ है वो कहाँ है? भरतपुर में। और इसका निर्माण जो जाट वंश के महाराजा थे सूरजमल, उनके द्वारा करवाया गया था। नाम याद हो रहा है आपको, महाराजा सूरजमल। इनके चारों ओर जो कि लोहागढ़ दुर्ग है, इसके चारों ओर दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। और इस दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस दुर्ग पे कई आक्रमण हुए, लेकिन कोई भी इसे जीत नहीं पाया, और इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। कोई भी जीत नहीं पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ जाए, अजय दुर्ग कौन सा कहलाता है? इसे अजय दुर्ग क्यों कहते हैं? लोहागढ़ को अजय दुर्ग क्यों कहते हैं? तो आप लिख सकते हो। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम लिखेंगे कि राज्य की प्रमुख जनजातियां मीणा, भील, डामोर, सांसी, ग्रासिया। इन जनजातियों के नाम लिख देंगे। मीणा है, भील है, डामोर है, सांसी है, ग्रासिया है। फिर ये जनजातियां राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं वो बता देंगे थोड़ा। राज्य की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या में है वो मीणा जनजाति है, और भील जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है। डामोर जनजाति डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में, राजस्थान का दक्षिणी जिला है डूंगरपुर,
और उसके आसपास डामोर जनजाति पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति सिरोही यानी माउंट आबू के आसपास पाई जाती है। सांसी जनजाति भरतपुर के आसपास पाई जाती है। और ये जो डामोर जनजाति है उदयपुर के आसपास पाई जाती है, उदयपुर डूंगरपुर के आसपास पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति सिरोही माउंट आबू के आसपास पाई जाती है। सांसी जनजाति राजस्थान के पूर्वी जिले भरतपुर के आसपास पाई जाती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच आपको अंतर बताना है। तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से थोड़ी अलग है, क्योंकि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्म और राज्य के बीच कोई अंतर नहीं, मतलब एक दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यानी राज्य और धर्म के मामले में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन भारतीय संविधान में या भारत में धर्मनिरपेक्षता के मामले में राज्य थोड़ा सा हस्तक्षेप करता है, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 मूल अधिकारों में धर्म और भाषा के आधार पे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, संख्या में कम हैं, अल्पसंख्यक का मतलब संख्या में कम है, उन वर्गों को कुछ रियायतें दी गई हैं। उनके लिए राज्य जैसे छात्रवृत्ति वगैरह इन सुविधाओं को देता है। तो भारत में थोड़ा सा इसमें अंतर है, थोड़ी सी इसमें छूट दी गई। अधीनस्थ न्यायालय से क्या आशय है? अधीनस्थ न्यायालय कौन से होते हैं? तो भारत की न्याय प्रणाली इस तरीके से है, एकीकृत न्याय प्रणाली है भारत की। सबसे ऊपर एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले एचसी यानी हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय जो भी हैं ये अधीनस्थ न्यायालयों में आते हैं। इन सब न्यायालयों पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्यायालय है। तो न्याय प्रक्रिया, एकीकृत न्याय प्रक्रिया है भारत में। तो अब देख लेते हैं हम अधीनस्थ न्यायालय कौन से होते हैं। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। ये अदालतें प्राय जिले और तहसील स्तर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है। तो इन्हीं न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। प्रश्न याद हो गया होगा आपको। निजी कंपनियां, ठेकेदार और व्यवसायी अधिक लाभ कमाने के लिए कौन से हथकंडे हैं वो अपनाते हैं? तो वो मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं और विकट परिस्थितियों में काम करवाते हैं, इसलिए वो काम की स्थितियों पे कोई ध्यान नहीं देते। पर्यावरण पे भी उनका कोई ध्यान नहीं होता, पर्यावरण को भले ही नुकसान हो। इसलिए निजी कंपनी, ठेकेदार और व्यवसायी अपना अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए इन हथकंडों को अपनाते हैं। भारत में जन सुविधाओं की कौन सी कमियां हैं? जन सुविधाओं की योजना, या कहें कि सरकार जन सुविधाओं के लिए कार्य करती है लेकिन वो पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाती, यानी इनकी आपूर्ति में कमी है, इनके वितरण में। यानी जो लोग जागरूक हैं वो इसका फायदा ले लेते हैं, लेकिन जिनमें जागरूकता नहीं होती वो इसके वितरण का लाभ नहीं ले पाते जन सुविधाओं का, और असमानता दिखाई देती है। कानून का शासन से क्या आशय है, समझाइए। तो कानून के शासन से आशय है कि कानून सबके लिए समान हो और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हो, कानून सभी के लिए समान हो और कानून सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करे। जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, तो उसे कहते हैं कानून का शासन। कानून की नजर में सभी समान हो, सभी को समान संरक्षण मिले, चाहे वो गांव का किसान हो या देश का प्रधानमंत्री। कानून के समक्ष वो महज एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति की गरिमा सबसे पहले हो, कानून के समक्ष सभी समान हो, उसे कहते हैं कानून का शासन। विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी क्या भूमिका होती है? तो विपक्ष का मतलब है कि जो दल सरकार में शामिल नहीं होते, यानी सबसे बड़ा जो दल होता है चुनाव में जीत कर आता है वो सरकार बनाता है सामान्यतः, और दूसरा जो बड़ा दल होता है वो विपक्ष का रोल अदा करता है। तो उन दलों में लोकसभा सांसद मिलकर विपक्ष कहलाएंगे। विपक्षी दल सरकार की नीति, कार्यक्रम, सरकार की जो भी नीतियां और कार्यक्रम हैं उनकी कमियों को जनता के सामने रखना विपक्ष का कार्य है, और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाना, लोगों को अपनी नीतियां समझाना, और जो सरकार सत्ता पक्ष है उसकी नीतियों और कार्यक्रमों में कमी बताना, ये विपक्ष का कार्य है। 19 नंबर का प्रश्न अपना मानचित्र से संबंधित होगा, जिसमें हम चूरू
जयपुर और बाड़मेर। 3 जिले दर्शाएंगे। तो जयपुर कहाँ है? राज्य की राजधानी है जयपुर, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर। यहाँ अपन जयपुर भरेंगे। ये सीकर है, ये झुंझुनू है, ये चूरू है, यहाँ चूरू भरेंगे। नेक्स्ट उसमें आपको बताया था कि ये प्याले नुमा जो जिला है आकृति वाला, ये सीकर है, इसकी गोद में बैठा है झुंझुनू है, और ये उसके ऊपर चूरू है। तो ये जिले शेखावाटी क्षेत्र कहलाते हैं, तीनों जिले, झुंझुनू, सीकर, चूरू। अब हमें बाड़मेर भरना है। तो ये अपना जैसलमेर है, ये बाड़मेर है, यहां बाड़मेर भरेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण कौन से रहे? तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण में अंग्रेज राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करते थे और राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि पर राजाओं को निर्भर कर दिया था, और जिन राजाओं के संतान नहीं थी उनकी गोद लेने संबंधी जो मामले थे वो खत्म कर दिए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने उनके खुद के जो संतान नहीं थी तो उन्होंने गोद लिया था, तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी झांसी की जो रानी थी उनके कोई संतान नहीं होने के कारण अंग्रेजों ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया था और गोद लेने की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। राजाओं में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी। राजस्थान में अंग्रेजों की धर्म प्रचार और सामाजिक सुधार और आर्थिक जो मामले थे उनमें भी दखल दे रहे थे, तो इसमें भी जनता में असंतोष था। अंग्रेजी जो कंपनी थी राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर आर्थिक शोषण कर रही थी, जनता का आर्थिक शोषण, इससे भी जनता नाराज थी। सामंत अपनी दुखद स्थिति का जिम्मेदार अंग्रेजी शासन को ही मानते थे। तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो है जो राइफल दी गई, एनफील्ड राइफल सैनिकों को, उन पे सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों नाराज थे। सैनिक पूरी तरह सरकार से या ब्रिटिश सरकार से नाराज थे, ये इनका तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट जो अथवा में है ठाकुर कुशाल सिंह, तो इसके बारे में आप जानते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में आप कर सकते हैं। न्यायालय व्यवस्था में न्यायाधीश की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो आपराधिक जो न्यायालय होते हैं या आपराधिक मामले होते हैं उनमें न्यायाधीश अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे की जांच करते हैं और न्यायाधीश सारे गवाह के सामने बयान सुनते हैं। और जो अभियोजन पक्ष होता है, अभियोजन का मतलब दोषी पक्ष जिसको सजा देनी है, और बचाव पक्ष, अभियोजन और बचाव पक्ष, एक जो अपने बचाव में पेश करता है और एक उस पर आरोप लगाता है। हाँ, एक आरोपी पक्ष जिस पर आरोप लगाया जाता है और एक बचाव के पक्ष में पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं और अपने सारे जो भी सामने उनके बयान आते हैं, सबूत आते हैं, उन्हीं के आधार पे कानून के अनुसार न्यायाधीश, यानी कहें कि जो बयान और सबूत होते हैं उसी के आधार पे न्यायाधीश न्याय करते हैं, मन मर्जी से नहीं करते। आरोपी दोषी है या नहीं इसको तय करते हैं। तो न्यायाधीश के सामने जो भी सबूत होंगे, जो भी बयान होंगे, उन्हीं के आधार पे वो उनकी सजा सुनाएगा। आरोपी दोषी है या नहीं उसकी सजा का प्रावधान कानून के अनुसार करता है। प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार, ये प्रश्न करेंगे, पर प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कितने प्रकार हैं प्राकृतिक वनस्पति के? तो विश्व में अगर देखें हम प्राकृतिक वनस्पति के चार भागों में बांट सकते हैं उसको। एक तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष लग जाते हैं और इस प्रकार वनस्पति भी वहां गहरी पाई जाती है, और जहां जल की कमी होती है, जल आपूर्ति नहीं हो पाती, वहां वृक्ष हैं वो कम पाए जाते हैं। तो घास स्थल, घास स्थलों में हम देखेंगे कि कम वर्षा और सामान्य वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है तो उनमें छोटे छोटे घास उग जाती है, तो जिससे विश्व के घास मैदानों का निर्माण हो जाता है। कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियों, और इस प्रकार पौधों की जो कटीली झाड़ियां उगाती हैं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और शुष्क प्रदेशों में, जैसे थार के मरुस्थल में, राजस्थान में कटीली झाड़ियां ज्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ पे शुष्क प्रदेश हैं ये और कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ कटीली झाड़ियां होंगी और इन पौधों की जड़ें हैं वो गहरी हो जाती हैं, क्योंकि इनको ऊपर से जल कम मिलता है तो वो अपनी भूमि में नीचे चली जाती हैं इन पौधों की जड़ें, ताकि उनको
नीचे से जल मिल सके, और इन पेड़ों की पत्तियां हैं वो छोटी होती हैं ताकि जो वार्षिक वो वाष्पोत्सर्जन से जो निकलता है वो वाष्पोत्सर्जन कम हो और पानी की आवश्यकता, पानी है वो बाहर नहीं निकल पाए। टुंडा वनस्पति ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे लाइकेन। टुंडा वनस्पति की एक प्रमुख विशेषता देखें तो लाइकेन इसका उदाहरण है। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादियों की राजनीति मध्यम मार्ग की राजनीति की तरह किस प्रकार से भिन्न थी। यानी एक तो आमूल परिवर्तनवादी और एक थे कांग्रेस जो कि मध्यम मार्गी थे। इनकी दोनों की राजनीति भिन्न कैसे थी। आमूल परिवर्तनवाद का मतलब होता है अचानक से परिवर्तन करना, क्रांति द्वारा परिवर्तन करना, हिंसा द्वारा परिवर्तन होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो। लेकिन मध्यम मार्गियों का जो सिद्धांत और उद्देश्य होता है वो होता है कि सरकार को उस बात से समझाया जाए कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें हमारी जो जनता है वो स्वतंत्रता चाहती है, तो आराम से आप छोड़ के चले जाएं। तो मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादियों में अंतर है। आमूल परिवर्तनवादी ज्यादा परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों से काम करते थे, जबकि मध्यम मार्ग के उद्देश्य और तरीकों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करते थे, बीच के मार्ग का। आमूल परिवर्तनवादी मध्यम मार्गी और नरमपंथी होते थे और ये निवेदन करने में विश्वास करते थे। आमूल परिवर्तनवादी ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए लड़ाई लड़ने में विश्वास करते थे और वो जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता चाहते थे, जबकि मध्यम मार्गी जो थे वो सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराने में ज्यादा विश्वास करते थे। आमूल परिवर्तनवादी सरकार के नेक इरादों पे नहीं, आमूल परिवर्तनवादी सरकार के किसी नेक इरादे में विश्वास नहीं करते थे, जबकि मध्यम मार्गी सरकार के नेक इरादों में विश्वास करते थे और वो अंग्रेजी शासन को मानते थे कि अंग्रेजी शासन उनके साथ न्याय करेगा, स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान करेगा और भारतीयों की जो उचित मांगे हैं, भारतीयों की जो उचित मांग है उसको मानेंगे और भारत को आजाद करा देंगे। तो इस प्रकार से आमूल परिवर्तनवादी और जो कांग्रेस थी मध्यम मार्गी, उन दोनों के विचारों में हमने अंतर देखा। तो यह अति महत्वपूर्ण जो अपना मॉडल पेपर था थर्ड अपन ने पूरा कर लिया। नेक्स्ट फोर्थ मॉडल पेपर में हम मिलते हैं। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़ें और दूसरों को पढ़ने में मदद करें। थैंक्स।